अम्बे ग्लोबल एकेडमी का यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा, सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन, जिसको हिंदी में अपशिष्ट प्रबंधन बोलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, OHS का एक पार्ट है और आज OHS ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। तो इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी देखा गया है कि बहुत बार ये स्पेशली ALP CBT 2 में, चाहे किसी भी ट्रेड का हो, इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, डीजल मैकेनिक, किसी भी ट्रेड का हो, उसमें से इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ये तीनों टॉपिक्स है, इनसे क्वेश्चंस आता है और बहुत खूब आता है। कंफ्यूजिंग रहता है, आसान रहता है लेकिन कंफ्यूजिंग रहता है। इसलिए आप इसको ध्यान से इसको देखें, पढ़ें और समझने की कोशिश करें। अगर आप ठीक से समझ जाइएगा तो एक दो क्वेश्चन जो है आप श्योर कर लीजिएगा, जो CBT 2 की एग्जाम होगी उसमें एक या दो क्वेश्चन आपका श्योर हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स में है जिसे जानना जरूरी है। कल का जो क्लास था उसका थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लें। हम लोगों ने कल मतलब सैटरडे का जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग सुरक्षा संकेत के बारे में डिस्कस किए थे। कितने तरह का सुरक्षा संकेत होते हैं? 4 तरह के होते हैं, निषेधात्मक, अनिवार्य, सूचनात्मक, ठीक है, और एक वार्निंग था, वार्निंग साइंस था। तो 4 तरह के साइंस होते हैं, उनके अलग अलग जो संकेत थे, किस तरह का पिक्चर बना करके, किस तरह का फिगर बना करके इनको हम दिखाते हैं, किस साइज में होता है, और जो पृष्ठभूमि होती है इनकी क्या होती है। पृष्ठभूमि मीन्स बैकग्राउंड, किस तरह की होती है, किस कलर की होती है, और बॉर्डर लाइन होता है तो किस कलर का बॉर्डर लाइन होता है, किस तरह का फिगर बनाते हैं, इसमें हम लोग ने डिस्कस किया था। सेकेंड जो टॉपिक था हमने डिस्कस किया था वो था PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से 10 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, 10 PPE है, वो कौन कौन से हैं और उनका क्या यूज है। इसमें स्पेशली हमने हेलमेट के बारे में डिस्कस किया था कि हेलमेट जो होता है, सेफ्टी हेलमेट होता है, नॉर्मल हेलमेट से अलग होता है, क्योंकि हल्का होता है, जिसको पहनकर हम लोग काम कर सकते हैं। जहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है या फिर ऊपर से कुछ गिरने के चांसेज है, वहाँ पे हम लोग हेलमेट का यूज करते हैं। और हेलमेट का जो रंग होता है, ऐसा नहीं है कि सारे जितने भी ट्रेड हैं सब लोग एक ही कलर का हेलमेट पहनता है। आपने देखा होगा कोई पीला पहन रहा है, कोई सफेद पहन रहा है, कोई ब्लू पहन रहा है। तो इसका मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड्स है वो ब्लू कलर का हेलमेट पहनता है, और जो लेबरर्स हैं, जो असिस्टेंट्स हैं, वो येलो कलर का पहनते हैं, जबकि सुपरवाइजर जो है व्हाइट कलर का हेलमेट पहनता है, और फायर फाइटर्स जो है वो रेड कलर का पहनते हैं। तो इस तरह से हेलमेट्स अलग अलग ट्रेड्स के अलग अलग कलर हेलमेट का बनाया हुआ है। दूसरा PPE में हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेफ्टी बेल्ट के बारे में डिस्कस किया था कि सेफ्टी बेल्ट जो हम लोग पहनते हैं कितने हाइट के ऊपर पहनना चाहिए। तो मैंने बताया था 1.8 मीटर हाइट के ऊपर, लगभग 2 मीटर हाइट के ऊपर जो है सेफ्टी बेल्ट पहनना अनिवार्य होता है। आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लगेगा कि 2 मीटर पर सेफ्टी बेल्ट पहनने की जरूरत क्या है, और आप गलत आंसर मार करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेफ्टी बेल्ट जो है 2 मीटर के ऊंचाई से जैसे ही क्रॉस कीजिएगा 1.8 मीटर से ही आपको सेफ्टी बेल्ट पहनना जरूरी होता है। सेफ्टी बेल्ट का दूसरा नाम मैंने बोला था कि सेफ्टी हार्नेस भी होता है। तो इन दो चीज़ों को बताया था। फिर सेफ्टी शूज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सेफ्टी शूज जो होता है वो किस तरह से जो नॉर्मल शूज होता है उससे कैसे अलग होता है। तो उसमें मैंने बताया था कि जो टोज होता है उसमें स्टील्स होता है सेफ्टी शूज के, जबकि नॉर्मल हमारे जो जूते होते हैं उसमें टोज में कोई स्टील्स वगैरह यूज नहीं होता है। स्टील के ऊपर फिर जो चमड़ा दिया रहता है ताकि अगर कभी ठोकर लगे या पैर पे कुछ गिर जाए, टोज पे कुछ गिर जाए तो डैमेज नहीं हो। साथ ही गमबूट वगैरह भी होता है, गमबूट कीचड़ों में यूज करते हैं या जहाँ पानी है वहाँ पे हम लोग गमबूट यूज करते हैं। गमबूट क्या होता है ना, टखना तक, टखना मतलब घुटना तक, घुटना तक जूता होता है रबड़ का, उसको गमबूट बोलते हैं। और इसके बाद हमने आग की, हाँ, इस PPE में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो ग्लव्स होता है वो कितने तरह का होता है। तो इलेक्ट्रिशियन रबर्स का ग्लव्स बनता है, क्योंकि बिजली से खतरा रहता है, बिजली मारने का चांस रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक्यूशन का चांस रहता है, इसलिए रबड़ का ग्लव्स पहनते हैं इलेक्ट्रिशियन। जबकि कोई गर्म कार्य अगर कर रहा है तो वहां पे जो ग्लव्स पहना जाता है वो लेदर्स ग्लव्स पहना जाता है, और एप्रॉन भी लेदर का होता है, जैसे कि वेल्डिंग का काम कर रहा है तो वहां पे जो ग्लव्स पहनेंगे, चमड़े के ग्लव्स पहनेंगे या एप्रॉन पहनेंगे, वो लेदर एप्रॉन पहनेंगे। तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम्स में आता है किस तरह का हम लोग ग्लव्स पहनते हैं जब हम कोई गर्म काम करते हैं या वेल्डिंग करते हैं। तो आगे आग की श्रेणी का भी हमने डिस्कस किया था कि आग को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो 4 श्रेणी में बांटा गया था, A B C D। एक ठोस में लगने वाली आग थी,
आग है, जबकि बी जो है टाइप बी श्रेणी के अंदर जो आग आता है वो ज्वलनशील जो गैस होता है, फ्लेमेबल लिक्विड्स जो उसमें जो आग लगती है उसको हम लोग बोलते हैं टाइप बी ये फायर। टाइप सी टाइप का फायर जो होता है ज्वलनशील गैस में जो लगता है, जैसे सिलेंडर्स वगैरह में लग गया या कोई भी जलने वाली गैस में लग रहा है तो उसको टाइप सी के अंदर रखा गया। जबकि टाइप डी जो होता है जनरली मेटालिक फायर होता है, और इलेक्ट्रिकल फायर को भी हम लोग टाइप डी में ही रखते हैं। तो जो बिजली से लगने वाली आग है उसके लिए हम लोग कौन से अग्निशामक का यूज करते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था। साथ ही टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी के लिए किस किस अग्निशामक का यूज किया था। हेलोन टाइप अग्निशामक के अंदर क्या होता है हमने ये भी डिस्कस किया था। CO2 को कहाँ पे यूज करते हैं, CO2 अग्निशामक को, अग्निशामक मीन्स फायर एक्सटिंग्विशर, तो उसको कहाँ पे यूज करते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था। और लास्ट हमने हाउस कीपिंग डिस्कस किया था, गृह व्यवस्था, सामान जो है उसको पूरी तरह से व्यवस्थित करना है अपने कार्य क्षेत्र में, जहाँ पे काम कर रहे हैं वर्किंग प्लेस में, काम खत्म होने के बाद टूल्स को या सामान को प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित करना, वहाँ से कचड़े इत्यादि को साफ कर देना, इसी को हाउसकीपिंग बोलते हैं। और हाउसकीपिंग कब करना चाहिए, जब भी काम खत्म हो रहा है तो हाउसकीपिंग करना चाहिए। तो इतनी चीज़ों को हमने पिछले 2 क्लासों में हमने डिस्कस किया था। तो आज का जो क्लास है स्पेशली वो है फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा के ऊपर। तो देखिए प्राथमिक चिकित्सा होता क्या है। तो प्राथमिक चिकित्सा हम लोग घर में भी देखते हैं, जैसे कुछ अगर कट गया, जल गया तो फटाफट मम्मी जो है लेकर के आती थी, बचपन में कुछ लगाती थी हमारे हाथों में, अगर कट गया तो दबा करके रखते थे कि खून बंद हो जाए। तो ये जो इस तरह का जो उपचार है उसको बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा, जो इनिशियल लेवल पे किया जाता है, शुरू के लेवल पे किया जाता है, जो घर में किया जाता है या जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहीं पे कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। तो प्राथमिक चिकित्सा का जो डिफिनीशन होगा, उचित डिफिनीशन होगा, वो होगा प्राथमिक चिकित्सा वह तत्काल चिकित्सा सहायता है जिसे हम किसी भी बीमार या घायल व्यक्ति को उसकी जान बचाने के लिए, उसकी हालत को बिगड़ने से रोकने के लिए प्रारंभिक तौर पर दिया जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक चिकित्सा है क्या, कोई भी रोगी है तो उसकी जान बचाने के लिए अगर हम लोग प्राथमिक चिकित्सा नहीं देंगे तो हो सकता है उसकी जान चली जाए। उसकी जान बचाने के लिए या आगे उसकी क्षति और नहीं हो, इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा देते हैं। तत्काल जो चिकित्सा देते हैं उसको प्राथमिक चिकित्सा देते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के लिए डॉक्टर का होना जरूरी नहीं है, नर्स का होना जरूरी नहीं है, या फिर एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। प्राथमिक चिकित्सा कोई भी देता है। प्राथमिक चिकित्सा का नॉलेज सबके पास होना चाहिए। आजकल तो इतने सारे रोग हो गए हैं, हार्ट अटैक के केसेज बढ़ गए हैं, और कभी भी कोई मूर्छित होकर के गिर जाता है, खान पान दूषित हो गया है, वातावरण दूषित हो गया है, तो ऐसे में बीमारियों की संख्या भी बढ़ गई है। और हमें अगर फर्स्ट एड नहीं देने आएगा, प्राथमिक चिकित्सा उपचार नहीं करने आएगा, तो जो बीमार व्यक्ति है, जो बीमार हो रहा है, अचानक से बीमार हो रहा है, दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, उसके जान पे जोखिम रहेगा, जान जाने का खतरा रहेगा। तो ये देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा ही कर रहे हैं, कट गया कहीं पहले पट्टी बांध रहे हैं, इसके बाद डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ये सारे चीज जो है प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में जो रहता है कि जगह जगह क्या होता है, जहाँ भी आप काम करेंगे वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रहता है, उसमें ये डाल करके रखा जाता है इन दवाइयों को कि जहाँ जब जरूरत पड़े हम लोग यूज कर सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा क्यों करते हैं, एम क्या है, उद्देश्य क्या है प्राथमिक चिकित्सा का, तो जीवन को बचाने के लिए और आगे होने वाली क्षति को रोकने के लिए और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देने के लिए, तुरंत जल्दी से ये ठीक हो जाए। अगर प्राथमिक चिकित्सा नहीं करेंगे तो क्या होगा, रोगी का जो कंडीशन है और खराब होते जाएगा, हो सकता है अस्पताल तक जाते जाते उसकी मौत हो जाए। इसलिए प्राथमिक चिकित्सा जरूरी होता है। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी, एबीसी जो है ना काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एबीसी देख सकते हैं, एबीसी। एबीसी का मतलब ये है कि कोई भी रोगी है, अगर वो मूर्छित हो गया है, वो बोल नहीं पा रहा है, बेहोश हो गया है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एबीसी। ए मीन्स एयरवेज, उसका जो सांस लेने का सांस कैसे लेता है, नाक से, और मुंह से सांस ले सकते हैं ना, सांस कहाँ से ले सकते हैं, नाक से या मुंह से। तो वो रास्ता क्लियर है कि नहीं, इसको हम लोग देखते हैं। अगर रास्ता क्लियर नहीं है तो उस रास्ते को क्लियर करते हैं। कैसे क्लियर करते हैं, नाक जो है उसको साफ करेंगे, या मुंह में गुटखा, पान, खैनी, बीड़ी कुछ कुछ अगर लिया है तो उसको हम लोग निकालेंगे, और हवा जाने के लिए, सांस लेने के लिए रास्ते को क्लियर करेंगे, तो उसको बोलते हैं एयरवेज, वायु मार्ग। ठीक है। दूसरा है ब्रीदिंग, उसके बाद चेक करते हैं इसका ब्रीदिंग है कि नहीं, श्वास ले रहा है कि नहीं ले रहा है। श्वास लेने के लिए हम लोग नाक के पास कान ले जाते हैं, या उसको बाकी जो है देखते हैं, पल्स वगैरह देखते हैं। ठीक है, और उंगलियों को ले जाकर के नाक के पास देखते हैं श्वास ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। ए एयरवेज का फर्स्ट अक्षर ए है,
ब्रीदिंग का फर्स्ट है बी है। और परिसंचरण सर्कुलेशन, परिसंचरण सर्कुलेशन आप हिंदी में याद करना चाहे हिंदी में याद कर सकते हैं, इंग्लिश में याद करना चाहे इंग्लिश में याद कर सकते हैं। तो सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेशन में आपका हार्ट काम कर रहा है कि नहीं, जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून का जो संचार है वो पूरे शरीर में हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। तो खून का संचार होने के लिए जरूरी है कि हमारा जो हृदय है सही ढंग से काम करे, क्योंकि हृदय ही पंप करता है ना, ऐसे ऐसे पंप करता है तो ब्लड चारों तरफ जाता है, सब मस्तिष्क से लेकर के आपकी स्किन तक आता है ब्लड। ठीक है, तो ये सर्कुलेशन चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? पल्स चेक करते हैं, देखते हैं कि पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और जो वाइटल पल्स होता है यहाँ पे लास्ट में ना, लास्ट पल्स है यहाँ पे, देखते हैं इस पोजीशन में पल्स चल रहा है कि नहीं, तो आगे बताया जाएगा कैसे चेक करते हैं। तो ये जो एग्जाम में आता है, एबीसी का क्या तात्पर्य है, एबीसी का क्या तात्पर्य है, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का क्या तात्पर्य है, एग्जाम में आता है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा। और देख लीजिए, देखिए ये एयरवेज क्लियर कर रहा है ना, देखिए ठुड्डी को ऐसे उठा रहा है कि हवा जो है ना अंदर जाए। फिर ये देखिए ब्रीदिंग चेक कर रहा है, कान खुले जाकर ब्रीदिंग चेक कर रहा है। और उसके बाद में सर्कुलेशन, अब अगर सर्कुलेशन नहीं है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो ये सीपीआर दे रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट एड में एबीसी का काफी एबीसी जो वर्ड है काफी इंपॉर्टेंट है, एयरवेज, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इमरजेंसी में जीवन बचाने के लिए फर्स्ट एड कैसे देना चाहिए। तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराइए मत। कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वहां आपके सामने एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो घबराना नहीं है। कोई गिर गया तो घबराना नहीं है, सबसे पहले कूल रखना है। उसके बाद में आपातकालीन चिकित्सा को बुलाना है, फोन कर देना है, जो भी एम्बुलेंस है, पता है ये 112 जो है आपको असिस्ट करने के लिए नंबर दिया हुआ है, रोड साइड सेफ्टी भी है, तो 112 पे फोन कर दीजिए। जीवन रक्षक माहौल बनाना, सराउंडिंग्स प्ले वाइटल रोल्स, आसपास में जो है थोड़ा दूर कीजिए, हवा आने दो, और जो है कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना है। री एश्योरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। री एश्योरेंस मतलब रोगी को हम लोग बताते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, जस्ट रिलैक्स करो, ठीक हो जाएगा, तो री एश्योरेंस देते हैं। और रक्त बहाव को रोकते हैं, अगर कहीं पे कट गया है, खून बह रहा है, तो उसको रोकना जरूरी होता है, किसी भी तरह से उसको बंद करते हैं। रक्त बहाव को रोकने के लिए या तो हाथ से दबाते हैं, छोटा मोटा है तो, अगर ज्यादा कटा है तो कपड़े इत्यादि से उसको ठीक से बांधते हैं कि रक्त कम से कम बहे, क्योंकि हॉस्पिटल तक जाते जाते पता चला सारा रक्त ही निकल गया तो फिर बचेगा ही नहीं, पेशेंट मर जाएगा। इसलिए रक्त बहाव को रोकना। और सीपीआर देना, अगर रोगी जो है मूर्छित है, न तो उसकी पल्स चल रही है, न वो सांस ले रहा है, और विक्षिप्त अवस्था में है, तो ऐसे कंडीशन में उसको सीपीआर देना पड़ेगा। ठीक है, सीपीआर दें। ये फर्स्ट एड का इमरजेंसी कैसे देते हैं ये है। अब इसी में फर्स्ट एड में ही एक वर्ड आता है गोल्डन आवर। गोल्डन का मतलब क्या होता है? सोना, घंटा, आवर्स मतलब घंटा, यही है ना, आवर्स और गोल्डन, सुनहरा, सोना नहीं सुनहरा, सॉरी, सुनहरा घंटा, सुनहरा घंटा। ठीक है, दिख रहा? सुनहरा घंटा। सुनहरा का मतलब क्या बोला? कीमती। सुनहरा का मतलब क्या होता है? सोना का मतलब क्या होता है? कीमती। तो कीमती समय जो है, घंटा का मतलब समय, कीमती समय जो है, जब एक्सीडेंट होता है तो उस समय कुछ जो समय होता है क्रिटिकल होता है। अगर उस समय में उतने टाइम के बीच में अगर हम रोगी को फर्स्ट एड दे देते हैं या पास के हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं, तो रोगी की जान बच सकती है। तो जनरली जो इलेक्ट्रिक्यूशन होता है, जो बिजली से आघात लगता है हमारे शरीर को, दिल को, और उसमें कोई अचेत हो जा रहा है, तो वैसे कंडीशन में पहला 30 मिनट काफी इंपॉर्टेंट होता है। पहला 30 मिनट, आधा घंटा काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस आधा घंटा में किसी को भी चाहे हार्ट अटैक आया हो या कोई और प्रॉब्लम हुआ हो या फिर दुर्घटना हो गया हो जिसमें आदमी अचेत हो गया हो, तो वैसे कंडीशन में अगर पहले 30 मिनट में अगर उसको फर्स्ट एड मिल जा रहा है और वो हॉस्पिटल पहुंच जा रहा है, उसको चिकित्सा सुविधा मिल जा रही है, तो उसको बचाया जा सकता है। तो इसलिए इस पहला 30 मिनट को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन आवर्स। तो ये आता है एग्जाम में, गोल्डन आवर्स किसको बोलते हैं? पहले 30 घंटा को, पहले 1 आवर को, पहले 45 मिनट्स को, पहले 2 घंटे को। तो पहला 30 मिनट काफी क्रिटिकल होता है और इस अवधि को क्या बोलते हैं? गोल्डन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, हालांकि रोड साइड सेफ्टी में कहीं गूगल में आपको 1 घंटा मिलेगा, लेकिन आपको जो चॉइस है, जो ITI का बुक है, निमी का बुक है, उसमें फर्स्ट 30 मिनट्स लिखा है, इसलिए आप 30 मिनट्स ही लगाएंगे। ठीक है, अब कैसे हम गोल्डन आवर्स में क्या क्या करना चाहिए? गोल्डन आवर्स में आप सबसे पहले आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें,
जैसे ही आपको ये समझ में आया कि एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट क्रिटिकल है, रोगी की जान जा सकती है, तो वैसे कंडीशन में सबसे पहले क्या करना है, कॉल करना है। फटाफट मोबाइल निकाले और कॉल कर दिए। तो ये हुआ। दूसरा, फर्स्ट एड चेक कीजिए, एबीसी चेक करना है। अगर रोगी अचेत है या फिर ब्लीडिंग हो रहा है तो अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना है, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा देना है। उसके बाद दूसरे से सहायता प्राप्त करें। ऐसा नहीं कि आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। उसको किनारे लाने में, सुलाने में, कपड़े वगैरह खोलने में, ढीला करने में, उसको एयरवेज क्लियर करने में, उसको कॉल करने में, उसके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करने में, सब में दूसरे लोगों जो साथ में और लोग खड़े हैं उनकी सहायता लीजिए। अन्य दर्शकों से मदद ले सकते हैं, मतलब और जो दर्शक है उनसे भी मदद ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्टे काल्म, घबराइए नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, जल्दी 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 ये सब नहीं करना है, आराम से कीजिए, काल्म रहना है। जिस चीज की जरूरत है, जिस फर्स्ट एड की जरूरत है, वो फर्स्ट एड देना जरूरी है, ठीक है। तो ये है कि गोल्डन आवर्स में क्या क्या करना चाहिए। ये सीपीआर है। सीपीआर का मतलब क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन। जब किसी पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो या सांस न ले पा रहा हो या बेहोश हो जाए तो सीपीआर करके उसकी जान बचाई जा सकती है। बिजली का झटका लगने, डूबने और दम घुटने जैसी स्थितियों में भी सीपीआर का इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट अटैक आने पर सबसे पहले सीपीआर ही दिया जाता है, ठीक है। आजकल घटनाएं बढ़ गई है, आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में न्यूज भी आता है कि एक जगह डांस करते करते एक इंसान वहीं पे गिरा और चला गया। एक दिन न्यूज में ये भी था कि कोई आ रहा था साइकिल से और अचानक से गिर गया, गिरकर बेहोश हो गया। वो ट्रैफिक जो पुलिस था उसको सीपीआर आता था, उसने सीपीआर दिया और किसी तरह से उसकी जान बच गई। तो इस तरह से सीपीआर का बहुत ही महत्व है, सीपीआर सबको जानना चाहिए। सीपीआर में क्या होता है कि छाती को दबाना और मुंह से सांस देना होता है। अगर सांस बंद हो गया है तो छाती को दबाकर उसके सांस को चालू करते हैं, या फिर मुंह से हम लोग क्या करते हैं, उसके मुंह में ढाल करके और सांस देते हैं, हवा देते हैं, जिससे कि उसकी जो बंद पड़ी है हार्ट वो चालू हो जाए और वो सांस लेना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये इनफैक्ट कब करते हैं, अनकॉन्शियसनेस, नो पल्स, नो ब्रीथिंग, उसी समय सीपीआर देते हैं। तो सीपीआर है क्या, क्या है सीपीआर, जैसा कि मैंने फुल फॉर्म बताया, एग्जाम में आता है सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है सीपीआर का, एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। आप केवल मुझे सुनिएगा ना क्या क्या एग्जाम में आता है, अगर उन चीजों को आप प्रिपेयर कर ले स्पेशली तो सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा। इस टॉपिकों से जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो सारे बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन, सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन, ठीक है। तो ये सीपीआर का फुल फॉर्म है और ये आपातकालीन प्रक्रिया है जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए छाती को दबाना और बचाव श्वास शामिल है जो सामान्य रूप से सांस नहीं ले रहा। तो कोई भी आदमी बीमार हो गया, मूर्छित है या मूर्छित नहीं भी है, जिंदा है लेकिन वो सांस नहीं ले पा रहा है और उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही है और वो जो है उसका सांस बंद हो रही है, तो वैसे कंडीशन में क्या करते हैं, सीपीआर देते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन, उसको हम लोग यूज करते हैं। कैसे देते हैं सीपीआर, सीपीआर देने का क्या तरीका है। सीपीआर देने का मेरा एक वीडियो है, आप इसी चैनल पे अम्बे ग्लोबल एकेडमी का जो चैनल है उस चैनल पे आप देख सकते हैं कि सीपीआर कैसे देते हैं। मैंने प्रैक्टिकल कर करके दिखाया है, अपलोड किया है। तो सीपीआर देने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि रोगी को सीधा लेटा देते हैं, सीधा हाथ इस तरह से रहेगा, लिटा देंगे, इसका एयरवेज क्लियर करेंगे और उसके बाद राइट साइड में, दाहिने साइड में बैठेंगे, हथेलियों को ऐसे लेंगे, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ा लेंगे, चढ़ा करके, और देखिए ये सेंटर है ना, दोनों एड़ी की जो हड्डी है, छाती की पसली है, इन दोनों के बीच में जो जगह है वहां से 3 इंच ऊपर और 3 इंच लेफ्ट, पेशेंट के लेफ्ट, ध्यान रखिए पेशेंट के लेफ्ट, इस साइड में बैठे हुए हैं राइट साइड में। फिर यहाँ पे ऐसे जो है ना, ऐसे कर करके यहाँ पे प्रेशर देते हैं, दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, और ऐसे दबाएंगे ना जिससे फुटबॉल का जो होता है, फुटबॉल को दबाते हैं इस तरह से दबाएंगे, थोड़ा प्रेशर दे करके दबाएंगे, ठीक है। और इस तरह से पहले ही मैं बताया कि मुंह का जीभ वगैरह देख लेना है, दांत वगैरह देख लेना है, अगर बैठा है तो दांत जो है छुड़ा देना है। और उसके बाद में क्या करते हैं कि फिर मुंह खोल करके उसका मुंह में उसका मुंह डाल करके फिर इस पर सांस देते हैं, हवा भरते हैं। जब हवा भरते हैं तो छाती उसकी फूलनी चाहिए, अगर छाती नहीं फूल रहा है जिसका मतलब हवा पेट में जा रही है, तो पेट को दबा करके उस हवा को निकाल देना है और फिर से ट्राई करना है, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन उठता है कि कितनी बार करना है, ये जो प्रेस करना है, इस तरह से जो प्रेस करते हैं सीपीआर में, उसको कितनी बार करना है। तो उसका रेट है 100 कंप्रेशन पर मिनट, 100 कंप्रेशन पर मिनट है, 100 से 110 120 कर सकते हैं पर मिनट। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या लगातार कंप्रेशन करना है, तो लगातार कंप्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप 30 कंप्रेशन एक बार में दीजिए और उसके बाद 2 माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन देना है, मतलब मुंह से मुंह में उसके अपना मुंह ले जाकर के हवा भरना है। तो आप बोलेंगे गंदा होगा तो कैसे मुंह, जान बचाना है क्या करेंगे, वो तो डालना ही पड़ेगा। आपके पास कुछ रुमाल वगैरह है तो रुमाल वगैरह रख लीजिए उसके मुंह पे, या फिर अपने मुंह पे रख करके और फिर हवा दीजिए। यही एक तरीका है, जान बचाना है तो फिर वहां पे कुछ उल्टा सुल्टा नहीं सोचना है और किसी भी तरह से रिस्पिरेशन दे करके, आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन उसको बोलते हैं, तो फिर हम लोग बचा सकते हैं। तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं, ठीक है। और पंपिंग जो है 1 से 2 बार ऐसा करने पर धड़कनें फिर से शुरू हो जाएगी, ठीक है। सीने के बीचों बीच हथेली रख करके पंपिंग करते हैं, पंपिंग करते हुए दबाया जाता है। मेरा वीडियो देख लीजिएगा, मैंने प्रैक्टिकल डाला किया हुआ है और उसको मैंने दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये जो है ना, सबसे पहले क्या करना है, कॉल करना है। उसके बाद आप वाइटल चेक, वाइटल साइंस, जो वाइटल साइंस का मतलब ये हुआ कि जो इंपॉर्टेंट साइन है क्या है, सांस ले रहा है कि नहीं और उसकी धड़कनें चल रही है कि नहीं, तो वाइटल साइंस चेक कीजिए। उसके बाद जो है सांस ले रहा है कि नहीं चेक करना है। उसके बाद जो है ना आपको ब्रेथ देना, मुंह माउथ टू माउथ देखिए ब्रीथिंग दे रहा है। उसके बाद ये सीपीआर कर रहा है, दोनों हथेली को ऐसे कर करके सीपीआर कर रहा है। उसके बाद में देखिए किस तरह से इसको ऐसे कर करके ऐसे करके लेटाया है साइड में। तो ये जो है ये हो गया। तो ये नेक्स्ट है, मैंने बता दिया कि 100 कंप्रेशन पर मिनट, 30 बार छाती पर दबाव बनाया जाता है, 2 बार कृत्रिम सांस दी जाती है। तो 13:2 के रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन देते हैं और क्या करते हैं, माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है किस तरह से हम सीपीआर देते हैं और किस तरह से, ये फिगर क्लियर है। इस तरह से हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं, और नहीं तो ये हाथ को ऐसे भी ये करते हैं, लॉक भी कर करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या बच्चा है तो उसको हम लोग कैसे रिस्पिरेशन देंगे, बच्चे की भी हो सकती है सांस रुक जाए, सांस न चले, तो उनको रिस्पिरेशन कैसे देते हैं, आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन कैसे देते हैं, सीपीआर कैसे देते हैं। तो कृत्रिम श्वास जिसको बोलते हैं, कृत्रिम श्वास, आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन मतलब कि क्या हो गया, कृत्रिम श्वसन, कृत्रिम श्वसन क्रिया जो है हम लोग करते हैं। तो बच्चा जो है अगर 1 साल से कम का बच्चा है तो उसको उंगलियों से हम लोग कंप्रेस करते हैं, 2 उंगलियों से कंप्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 उंगलियों से कैसे कंप्रेस कर रहा है। अगर 1 साल से कम का बच्चा है तो इसको ट्राई मत कीजिए, अननेसेसरी ट्राई मत कीजिए। अगर कोई ट्रेंड आदमी है तो वो ज्यादा दे तो अच्छा है, क्योंकि अगर ज्यादा जोर लगाइएगा तो बच्चे की पसली जो है टूट सकती है। जो बच्चों की हड्डियां होती है बहुत ही कमजोर होती है। तो 3 उंगलियों, 2 या 3 उंगलियों से वही अनुपात वही रहेगा, 30 कंप्रेशन, 2 माउथ टू माउथ, 30 बार दबाना है और 2 बार मुंह से हवा देना है। इसका मतलब यही है 30x2। उसके बाद फिर से 30 बार, कितने, अब आपका क्वेश्चन होगा कितना देर तक करेंगे, जब तक सांस ना आ जाए, उसका सांस लेने ना लगे पेशेंट, तब तक करना है। अगर बीच में एम्बुलेंस आ गया तो एम्बुलेंस में बैठ करके जाइए, कंप्रेशन करते जाइए, या जो भी एम्बुलेंस के साथ जा रहा है उसको बता दीजिए कैसे कंप्रेशन देना है और कैसे सीपीआर देना है। तो सीपीआर का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन, ठीक है। ये क्या है, इमरजेंसी में जो रोगी है उसके सांस को चालू करने की क्रिया है, जिसमें कि हम कृत्रिम रूप से उसके सांस को चालू करते हैं, उसके छाती पर कंप्रेस करते हैं, छाती को दबाते हैं और उसके मुंह में हवा भरते हैं, अपने मुंह से हवा भरते हैं, ठीक है। क्या रेट होता है, 100 कंप्रेशन पर मिनट, ठीक है। एक ही बार में 100 कंप्रेशन देना है नहीं, अगर संभव हो तो आप 30 दीजिए, फिर दो मुंह से मुंह दीजिए। अगर मुंह से मुंह में हवा नहीं भरना चाहते हैं तो पूरा कंप्रेशन कंटिन्यू रखिए, कंप्रेशन कम नहीं करना है, ओके। आगे देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन ये है कि रोगी जो है, मैंने तो एक सिंपल सीपीआर देने की मेथड्स बताया जिसमें कि रोगी को कुछ हुआ नहीं है, कोई चोट वोट नहीं लगी है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि रोगी कहीं से गिर गया, या उसको बिजली मारा और उसको जगह जगह जल गया, या कहीं जल गया, जलने से वो बेहोश हो गया। तो ऐसे कंडीशन में आप जो है कैसे सीपीआर देंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ऐसे कंडीशन में सीपीआर देने के लिए 2 मेथड्स है, एक सेफर्स मेथड है, एक सिल्वेस्टर मेथड्स है।
और एक नील्सन मेथड है। 3 मेथड है, 2 नहीं 3 मेथड्स है। इन तीनों मेथड्स को ठीक से समझिएगा क्योंकि एग्जाम में आता है। तो ये शेफर्स मेथड्स में क्या होता है कि हम लोग रोगी को पेट के बल लेटाते हैं। कैसे लेटाते हैं? पेट के बल। अगर आप देखिएगा, देखिए कोहनी हाथ का, ये जो हाथ है ना, हाथ का पोजीशन देखिए, इसको क्या किया हुआ है कि मोड़ करके और ऐसे ऐसे जो है ना, ऐसे लिटाया हुआ है। इसको ऐसे कर करके ये जो हथेली है ना, इसी पे इसका सर रख दिया, ठीक है। और इसके बाद में लेफ्ट साइड में घुटनों के बल बैठ गया, जिसको रिस्पिरेशन देना है, जिसको सीपीआर देना है, घुटनों के बल बैठा हुआ है। और ये जो पीठ है ना, ये आप देख सकते हैं, ये इसको ऐसे रखे हुए दबाने के लिए यहाँ से, और ये जो है ना ऐसे, और इसके बाद में क्या करना है? कंप्रेसर देना है, कंप्रेसर देना है, ये जो है ना ऐसे बीच में लगा करके यहाँ। तो इस तरह से कंप्रेसर देते हैं। तो ये इसको, इस मेथड्स को बोलते हैं, ये फर्स्ट मूवमेंट है और ये सेकंड मूवमेंट है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शेफर्स मेथड, शेफर्स मेथड, SCHAFERS, शेफर्स मेथड। तो इस विधि में पेट के बल लिटाया जाता है, उसकी एक बांह सीधी ऊपर की ओर फैली होती है और दूसरी बांह कोहनी पर मुड़ी हुई होती है, चेहरा बाहर की ओर निकला हुआ होता है और अग्र बांह पर टिका हुआ होता है, और इस स्थिति में नाक और मुंह सांस लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो इस तरह से एयरवेज जो है उसको क्लियर किया हुआ रहता है। तो आपको समझ में आ गया, शेफर विधि में रोगी को किसके बल लिटाया जाता है? पेट के बल लिटाया जाता है। यही क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे जो पानी में डूब जाता है पेशेंट वगैरह, उसको अगर हम लोग सीपीआर देते हैं तो इस तरह से ही देते हैं, क्योंकि इस तरह से देने से क्या होगा कि रोगी का पेट में जो पानी है वो भी इसमें से निकल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है कि आप देख सकते हैं, इस विधि में सांस लेने की अवधि 3 सेकेंड और सांस छोड़ने की अवधि 2 सेकेंड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? सिल्वेस्टर विधि में यह भी कृत्रिम श्वसन का एक तरीका है। सिल्वेस्टर विधि कृत्रिम श्वसन का एक तरीका है। इसमें जैसे किसी पेशेंट को छाती वगैरह में चोट लगी है, छाती में चोट लगी है, ठीक है, छाती वगैरह में चोट लगी है, तो उसको पेट के बल लेटा नहीं सकते, उसको सीधा लेटाते हैं। और अब चूंकि छाती हम दबा नहीं सकते हैं, मान लीजिए गिर गया, पसली टूट गई है, वैसे कंडीशन में अगर आप छाती दबाएंगे तो और टूट जाएगी। तो इसलिए इस ऐसे कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं सिल्वेस्टर मेथड, सिल्वेस्टर मेथड यूज करते हैं। और इसमें करते क्या है, देख लीजिए क्या करते हैं। इसमें जो पेशेंट है उसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एयरवेज क्लियर करते हैं। ऐसे करते हैं, कैसे होगा? अब यहाँ पे कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा आपको, तो तकिया हो या किसी का बैग हो या कपड़ा हो, उसको यहाँ पे इस पोजीशन में रख दीजिए, ताकि थोड़ा ऊंचा हो जाएगा तो आप इस तरह से इसका असर को कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आप जो हाथ है अपने हथेली में ले लीजिए उस पेशेंट का हाथ, और ऐसे खोलिए और ला करके फिर यहाँ पे कंप्रेस कीजिए, ऐसे खोलिए कंप्रेस कीजिए, ऐसे खोलिए कंप्रेस कीजिए। तो उस तरह से ये कंप्रेस कर रहा है। आप इस मेथड्स की वीडियो भी देख सकते हैं और मैं भी वीडियो डाल दूंगा सिल्वेस्टर मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का। तो ये जो है ना, इसमें पेशेंट को इसके बल लेटाया जाता है, पीठ के बल लेटाया जाता है। और डूबे हुए व्यक्ति पे ये इसको नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे पोजीशन में पानी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो पूछ लेता है कभी कभी, अगर कोई व्यक्ति डूबा हुआ है, उसको अगर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है, सीपीआर देना है, तो कैसे देते हैं, कौन से मेथड से देते हैं? तो कभी कभी थोड़ा सा घुमाता है क्वेश्चन को। यह है नील्सन मेथड, नील्सन मेथड। इसमें देखिए पेशेंट को क्या करना है कि पेट के बल ही लिटाना है, और आपको क्या करना है, आप पहले जो शेफर्स मेथड में आप यहाँ पे पकड़ करके दे रहे थे ना, यहाँ इस पोजीशन में पकड़ रहे थे, ठीक है, इस पोजीशन पकड़ करके हम लोग प्रेशर दे रहे थे। अब जो है ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में पकड़ करके हम लोग क्या करते हैं? प्रेशर देते हैं, ठीक है। काउंट करते हैं 1 2 3 4, इस तरह से काउंट करते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये नील्सन मेथड से, होल्जर नील्सन मेथड से बोलते हैं। तो आप जो है ये इसको ध्यान से देख लिए हैं। देखिए पोजीशन देखिए कैसे बैठते हैं, एक जो है घुटना पे, दूसरा जो है ना पैर इस तरह से रखते हैं, ठीक है। और ये इस मेथड्स को बोलते हैं नील्सन मेथड्स। तो कभी कभी क्या करता है, खूब से खूब यही करेगा कि आपको एक इमेज दे देगा, पूछेगा कि ये कौन सी मेथड से, तो आपको पहचानने आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक। तो बिजली जो है बड़ी खतरनाक होती है। एक कुछ दिन पहले पेपर में आया था कि एक ही परिवार के 4 सदस्य की बिजली मारने से मौत हो गई। उसमें एक बंदे को बिजली पकड़ी, मारी, और दूसरा उसे छुड़ाने गया, वो भी उसी में सट गया, तीसरा गया उसमें भी सट गया, चौथा गया वो भी उसी में सट गया। तो उनको पता नहीं था कि बिजली जो शॉक मारा है, बिजली में जो टच हुआ है, उसको कैसे हटाना है। तो ये इसलिए ये दुर्घटना होती चली गई। अगर वहां पे थोड़ा काल्म रहता, थोड़ा शांत रहता और अच्छी तरह से आराम से जो है बिना घबराए हुए अगर वो काम करता, तो न तो खुद मरते न दूसरे को मारते। तो ये जो है
कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? सबसे पहले स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर विदाउट डिले, बिना देरी किए सबसे पहले बिजली बंद कर दीजिए। अब 12 है बिजली, तो बिजली पता चला कि नीचे, अगर आप थर्ड फ्लोर पे है और आपका मेन स्विच नीचे है, तो बिजली बंद करने कैसे जाइएगा? तो बिजली बंद करने के लिए मेन स्विच की जरूरत नहीं है, आपके आसपास में जो स्विच है उसको बंद कीजिए। आसपास में जो स्विच होगा, मेन स्विच होगा, उसको बंद कीजिए अगर संभव हो तो। अगर वो भी नहीं संभव है तो क्या करना है, आपको सूखे कपड़े या लकड़ी के टुकड़े या रस्सियों की मदद से व्यक्ति को लाइव कंडक्टर के संपर्क से हटाएं। आप उसको छूना, डायरेक्ट नहीं छूना है, आपको कोई कपड़ा लेना है, कोई रस्सी लेना है, कोई डंडा लेना है। हुआ था एक बार, हम लोग बैठे हुए थे नोएडा में अपने पार्क में, और वहीं पे वाटर कूलर लगा हुआ था, वहाँ पे गार्ड भी था और 3-4 लोग हम लोग बैठे हुए थे। एक लड़का चिल्लाया मम्मी मम्मी करके जोर से चिल्लाने लगा, हम लोग देख ही रहे कि क्या हुआ। तब तक जो है गार्ड वहां पे था, वो दौड़ कर गया और उसने ऐसे जूते से बच्चे को धक्का दिया, जूते से धक्का दिया। तो हम लोग को भी बड़ा लगा, जूते से क्यों धक्का दिया? बच्चा फिर हटा, हटने के बाद बोला कि मुझे तो बिजली ने पकड़ लिया था, इसमें तो मैं टच हो गया था। अब जो है हम लोग प्रेज करने लगे उस गार्ड्स की। देखिए हम लोगों को पता नहीं चला कि उसको बिजली पकड़ा है, लेकिन गार्ड को पता चल गया। उसने क्या हुआ कि बहुत ही चालाकी से, चतुराई से, वहां कोई लकड़ी नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो लेट करता तो बच्चे को जान को खतरा हो जाता। तो उसने क्या किया, अपने जूते का यूज किया, जूते को यूज करके उसको हटा दिया। तो इस तरह से आप जो है सूखे कपड़े या लकड़ी के टुकड़े या फिर रस्सियों की मदद से उस व्यक्ति को लाइव कंडक्टर के संपर्क से हटाए और फिर पीड़ित को प्राथमिक उपचार दें। बिजली मारता है तो बड़ा भयंकर होता है, जल जाता है। बिजली मारा ना, पता चला कि इधर से जल गया, इधर से जल गया, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से जला हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस दिखाया हुआ किस तरह से बिजली अगर मार रहा है किस तरह से हम लोग को हटाना है। नेक्स्ट जो है वो है वेस्ट मैनेजमेंट। इससे भी क्वेश्चन आता है आपका एलपीसीबीटी 2 में, 1-2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड जरूर होता है। आसान सा टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा तो आप समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूज होइएगा। आपको एक एक क्वेश्चन ऐड करते जाना है, जो भी मैं बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन ऐड करते जाना है। तो ये जो OHS है उससे 4 से 5 क्वेश्चन आ जाता है। जो 3 दिन क्लास दिया उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएगा, आपको क्वेश्चन कर लेनी है कल, क्योंकि कल का जो दिन है आपका एक टॉपिक खत्म हो गया OHS, तो कल मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा। तो कल आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल आप ये करेंगे, लाइव आ जाएंगे और ज्वाइन करेंगे। ये कोई एलपी केवल CBT 2 के लिए नहीं है। जो ITI का एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है या किसी भी तरह का तैयारी कर रहे हैं, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तैयारी कर रहे हैं या किसी PSU की तैयारी कर रहे हैं, सब जगह पूछता है, कहीं भी पूछता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रीशियन फिटर। OHS जो है ना सबका टॉपिक है और सारे ट्रेड के लिए पूछता है। तो इसलिए ये कोई स्पेशली ये मत सोचिएगा केवल इलेक्ट्रिकल का ये टॉपिक है, सबका टॉपिक है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़िए। तो इसमें 5 तरह का वेस्ट जनरली दिखाया गया है। एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हम देखते हैं कि इंडस्ट्री से बहुत सारा वेस्ट निकलता है, यहाँ देख रहे हैं ना, गंदा पानी, कचरा पानी, ठीक है, बहुत सारा वेस्ट इंडस्ट्री से निकलता है। इतना ही नहीं, बहुत सारा राख निकलेगा, कोयला निकलेगा, धुआं निकलेगा, तो इसको इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं। इंडस्ट्रियल का मतलब औद्योगिक अपशिष्ट, अपशिष्ट का मतलब वेस्ट, वेस्ट का मतलब कचरा, वेस्ट का मतलब क्या हो गया, कचरा। जो बोलते हैं ना कचरा, कचरा का मतलब जो हमारे उपयोग की चीज नहीं है उसको हम लोग अनुपयोगी समझते हैं, वो क्या हो जाता है, कचरा। तो कचरा आज के दिन में बहुत बड़ा समस्या हो गया है। आप दिल्ली में जाइए, देखिए बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है कचरे की, और अब कचरा कहाँ रखा जाए सरकार को यही समझ में नहीं आ रही है। पूरा एक बहुत ज्यादा एरिया में बड़ा सा पहाड़ बन गया कचरे का, उसको जलाते हैं, उसी पे डंप करते जाते हैं, लेकिन कचरा जो है ना खत्म नहीं हो रहा है। तो कचरा एक बहुत बड़ा समस्या बन गई है और उनका मैनेज करना कचरा को आज के दिन में बहुत ही बड़ी समस्या बनकर के आई है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसमें से बहुत ही ज्यादा कचरा निकालता है। डोमेस्टिक वेस्ट, घरेलू अपशिष्ट, घरेलू जो कचरा है वो भी कम नहीं है, घरेलू कचरा कम नहीं निकलता है। अब देखिए घरों से रोज जो है लोग सुबह सुबह भर भर के पॉलिथीन डालते हैं, कूड़ेदान में डालते हैं, इवन घर के बाहर फेंक देते हैं। तो ये जो कचरे हैं उसको डोमेस्टिक वेस्ट बोलते हैं। तीसरा एग्रीकल्चरल वेस्ट, कृषि अपशिष्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट भी आता है। देखिए पराली जला करके पूरे दिल्ली को और आसपास के सारे NCR की हवा जो है ना पूरे उसमें बीस भरा है, धुआं भर दिया देते हैं। तो ये क्या है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है जिसको कि हम खपा नहीं सकते हैं। गोबर है, गाय का जो भैंस का जो गोबर है उसको, वो भी एक वेस्ट है जिसको कि इधर उधर फेंकते हैं और गंद फैलती है और कीटाणु और जीवाणु सब जो है उसमें पनपते हैं। नेक्स्ट है बिजली संयंत्र अपशिष्ट। बिजली संयंत्र में से अपशिष्ट निकलता है, पता ही है, जहाँ थर्मल पावर है वहां पे
क्या होता है कि इतनी राख कोयला के जला हुआ जो राख होता है, उस राख का आजकल हालांकि थोड़ा यूज होने लगा, अदरवाइज इस अभी रिसाइकल हो रहा है उसका, अदरवाइज इस राख का कोई यूज नहीं था पहले, जो है ना बहुत बड़ी समस्या बन करके आ रही थी। और नेक्स्ट है हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट तो बहुत ही बेकार है, उसमें सुई होता है, दवाई होता है, जैविक जो होता है कचरा होता है, उसमें बैक्टीरिया वायरस होते हैं और वो गलता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हॉस्पिटल वेस्ट। तो इतने सारे वेस्ट जो है इनको कैसे अपशिष्ट किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, कैसे स्टोर किया जाए, कहाँ इसको खपाया जाए, ये सरकार के लिए भी बहुत बड़ा जो है सरदर्द बनते जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब तरह के जो अपशिष्ट है, सब तरह कचरे उनको दिखाया गया है। एग्रीकल्चरल है, ठीक है, कृषि अपशिष्ट है, आप देखिए इसको। ये मेडिकल अपशिष्ट है, मेडिकल का मतलब आपको अस्पताल का अपशिष्ट है, देख रहे हैं ना, ये देख लीजिए क्या होगा, ये सब फेंकते हैं, खून लेकर के फिर ब्लड लेकर के फिर क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ये देखिए थर्मल पावर का अपशिष्ट है, थर्मल पावर से जो निकलता है ना, वही बिजली संयंत्र अपशिष्ट। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह का अपशिष्ट है, ये घरेलू अपशिष्ट है, बता ही दिया। ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट देख ही रहे हैं आप, ये औद्योगिक अपशिष्ट है सब। तो ये जो है अपशिष्ट है, ये आने वाले समय में सबके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको कैसे डिस्पोज किया जाए, डिस्पोजल का मतलब इनको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, कैसे इनका भंडारण किया जाए, कहाँ पर खपाया जाए। डिस्पोजल का मतलब खपाना, कहाँ पे खपाएं। तो इसके इतने तरीके हैं खपाने के। पहला रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग बहुत, ये रिसाइकलिंग क्या है कि ये जो है रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीप्रोसेसिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, मटेरियल्स और सब्सटेंसेज। अपशिष्ट पदार्थों को नए उत्पादों, सामग्रियों या पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया है। तो होता क्या है कि आप देखते होंगे कि घर घर में जा करके कुछ लोग, कुछ कबाड़ी वाले घूमते हैं, बोलते हैं लोहा बेच दो, प्लास्टिक बेच दो। तो आखिर ये लेकर करते क्या है, ये लेकर के लास्टली कहाँ चला जाता है, कंपनी में चला जाता है, फैक्ट्री में चला जाता है, और वहां पे इनको गलाते हैं, फिर से उसको हाई टेम्परेचर पर गला करके उसको प्योर करके फिर से नया सामान बनता है। इसी को रिसाइकलिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग। तो जो चीजें रिसाइकिल होने लायक होगी उसको खरीदेगा, जो रिसाइकिल होने लायक नहीं रहेगी उसको बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि कौन सी चीज जो है ना रिसाइकिल होगी और मार्केट में फिर से बिक जाएगी। तो उसको बोलते हैं रिसाइकिल। तो रिसाइकिल क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि नए उत्पादों और सामग्रियों को पदार्थों में बदल देते हैं। जो कचरा है, अपशिष्ट पदार्थ जो है, उसको नए सामग्री में, नए उत्पाद में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये हरित प्रौद्योगिकी का एक रूप है। हरित प्रौद्योगिकी जो होता है, प्रौद्योगिकी है ना, उसका एक रूप है। और कच्चे माल और ऊर्जा की खपत को कम करता है। मतलब कि अगर आप वो जो सामान है उसके लिए नया आपको क्या चाहिए, फिर से ओर चाहिए, अयस्क चाहिए। मान लो लोहा है, लोहा के लिए अयस्क चाहिए, पहाड़ से लाना पड़ेगा, पहाड़ को तोड़ना पड़ेगा, फिर लाना पड़ेगा, फिर उसमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी, उसको शुद्ध करना पड़ेगा, फिर जाकर के फिर गलाना पड़ेगा, फिर बहुत सारी प्रोसेस है। उस प्रोसेस, पूरा प्रोसेस बच जाता है कि लोहा को सीधा गलाया, उसको शुद्ध किया और फिर से नया सामान बना दिया। तो इस तरह से ऊर्जा की बचत हुई ना, ऊर्जा की बचत हुई, कच्चे माल की बचत हुई। तो ये फायदा है, ऊर्जा की बचत होती है। तो कभी कभी आता है कौन से वेस्ट डिस्पोजल प्रोसेस में, अपशिष्ट प्रबंधन में ऊर्जा की बचत होती है, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग अगर है तो आपको रिसाइकलिंग यूज करना है। दूसरा है खाद बनाना, कंपोस्टिंग। तो जनरली कृषि जो वेस्ट होता है या फिर घरेलू वेस्ट होता है, कृषि या फिर घरेलू जो घर का वेस्ट है, उससे हम लोग क्या करते हैं, खाद बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं। ठीक है, जैसे पराली है, उसको अगर हम लोग सड़ाएंगे, पानी देकर सड़ाएंगे तो वो खाद बन जाएगा। गोबर है, गोबर में केचुए को यूज करेंगे तो कंपोस्ट बन जाएगा। कंपोस्ट बहुत कॉस्टली बिकता है। कंपोस्ट जो खाद है कुछ बहुत ही सिंपल है, 2 प्लेटफॉर्म बनानी है, उसमें लाकर केचुआ डालना है, बस केचुआ को जिंदा रखना है आपको, ये ध्यान देना है। जिंदा रखने के लिए आपको, अगर गर्मी उर्मी का मौसम है, ज्यादा गर्म है, तो वहाँ पुआल उवाल डाल करके पानी वगैरह ऊपर से डालना पड़ता है, सो दैट वहाँ ठंडा रहे, केचुआ मरे नहीं। अगर वो केचुआ जिंदा है तो आपके सारे गोबर को खा करके उसको क्या बना देगा, खाद बना देगा। बहुत महंगा खाद बिकता है। अब ये मत सोचिएगा कि 50 रुपए किलो जो नर्सरी में दे रहा है खाद, वो प्योर कंपोस्ट है, नहीं, उसमें मिट्टी मिला कर देता है। कंपोस्ट 20% होता है, मतलब वो 500 रुपए किलो देता है। आपका खाद वो 200-300 रुपए लेगा, और हम लोग क्या करते हैं, गोबर को फेंकते हैं, वेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लैंडफिल। इससे भी वेस्ट कम होता है, जहाँ खाली जगह है वहाँ भर सकते हैं। यहाँ आपने देखा होगा पुलिस लाइन में, पुरानी पुलिस लाइन के साइड में आगे जो जाएंगे, बढ़ेंगे बांध की साइड में, तो पुल के आगे खाली जगह था,
गड्ढा था वहाँ कितना बढ़िया से भर दिया है, लैंडफिल किया है, जितने भी शहर का मलबा था उसको लाकर वहीं पे डंप कर रहा था और फाइनली वहाँ पे भर गया और अच्छा खासा स्पेस बन गया। वहाँ पे तैयारी है कि वहाँ ऑटो स्टैंड बनाएंगे। तो ये लैंडफिल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैंडफिल, जमीन जमीन के गर्त को भरना। नेक्स्ट है दहन, इंसिनरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार आया है आपका बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, एक ही बार में बहुत सारे एग्जाम्स में आया है। इसमें क्या करते हैं कि जो आपका वेस्ट है, जो कचरा है, उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, उसका आयतन कम हो जाता है। जला देते हैं तो आयतन क्या होगा, उसका कम हो जाएगा। और जलाने से ऊर्जा मिलेगी, उष्मा मिलेगी, उसको हम लोग यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिजली बन रहा है, जो वेस्ट से बिजली बन रहा है दिल्ली वगैरह में। इस तरह के बहुत सारे ये हैं, प्लांट बिठा दिया है जिसमें कि वेस्ट से को जला करके और फिर उससे बिजली बनाया जाता है। नेक्स्ट है वेस्ट कंपैक्शन, वही है दहन कर करके, या फिर जो वेस्ट है उसको कंपैक्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, दबा देते हैं, तो जलाते हैं उससे छोटा हो जाता है, या फिर उसको कंप्रेस कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। ठीक है, पुनः उपयोगी बनाना, रीयूज, कोई चीज है उसको फेंकते नहीं है, फिर से उसको उपयोग में ला देते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये वेस्ट मटेरियल्स है, कैसे उसको फिर से यूज कर रहे हैं। डब्बा है, इसी चीज का डब्बा था, इसमें चॉकलेट आया था, उसको मम्मी ने क्या किया कि उसको उसमें कोई सामान डाल रख करके देखिए उसमें लिख दिया। ये देखिए ग्लास था, ये खराब हो गया था, उसको हमने ये कर दिया। ये बोतल बोतल था पानी पीने वाला, उसको काट करके उसमें फूल लगा दिया। तो इस तरह से रीयूज कर बोलते हैं, इस तरह से जो कचरा है उसको फिर से यूज कर लेते हैं, पुनः उपयोगी बनाते हैं, उसको पुनः उपयोगी बनाना होता है। पशुओं के भोजन के रूप में एनिमल फीड्स, जैसे कृषि का कचरा है, जो पुआल है, गेहूं का भूसा है, इनको हम लोग एनिमल फीड्स के रूप में यूज करते हैं, पशुओं के भोजन के रूप में। और लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, कभी कभी खाना बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंपोस्टिंग, तो खाना बनाना में बता दिया। जैविक खाद बनाने के लिए इंसिनरेशन, भस्मीकरण जिसको बोलते हैं, इंसिनरेशन को बोलते हैं दहन, दहन या भस्मीकरण, दहन या दूसरे नाम है भस्मीकरण, भस्मीकरण। हिंदी हिंदी में बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए इंग्लिश याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इंसिनरेशन is a methods of waste disposal that involve burning waste at high temperature to destroy contaminants। तो हाई टेम्परेचर पर उसको जला देते हैं, तो जो कंटेमिनेंट्स है, इसमें जो बैक्टीरिया है, ठीक है, या वायरस है, वो ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। और स्पेशली जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, या नगर पालिका का कोई वेस्ट है उसके लिए यूज करते हैं। ओके, तो इस तरह से ये जो है OHS आपका खत्म हुआ। जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ यूट्यूब पे लाइव क्लासेज में जरूर जुड़िए। थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, कभी कभी जो मैं लिंक दे रहा हूँ उस पर ये मैंने स्टार्ट नहीं कर पाया, लाइव नहीं हो पाया है, लेकिन आगे से प्रॉब्लम धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाएगी। अभी हम लोग शुरू किए हैं, तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो है, पूरी तरह से देखिए, हमारे साथ बने रहिए। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं टेक्निकल का, चाहे आप ITI लेवल का है या डिप्लोमा लेवल का है या फिर बीटेक लेवल का है, तो ये जो OHS है सब जगह आता है। इसे 4-5 क्वेश्चन श्योर आते हैं, श्योर के श्योर आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने बताया इसमें। और कल हम लोग अगर टाइम मिला तो क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।